जय हिंद स्टूडेंट। डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस में हम फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन करने चल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल है क्या चीज़। तो हम देखते हैं कि डेल डॉट टी जो है वो इज इक्वल टू क्या होता है, रो होता है, या हम इसी को लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, यही होता है। और इसी को हमको क्या करना है, डेरिवेट करना है। इसे डेरिवेट करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसकी कोई मानना ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से लिखेंगे एग्ज़ाम में या अपना एज्यूम्सन बैठाएंगे तो सही रहेगा। अपने पास कोई एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है। हम सपोज कर लेते हैं कि वो थ्री डायमेंशनल बॉडी जो है वो एक क्यूब है या क्यूबाइड, आप कोई भी एक बॉडी, सिलेंडर, स्फेयर कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। और उसका वॉल्यूम v है, इस पर चार्ज q है, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ, इस पर चार्ज q मत मानो, बस ऐसे मान लो कि ये एक बॉडी है। अभी हम सारा कॉन्सेप्ट लेंगे लेकिन धीरे धीरे लेंगे। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर इसमें, चलो ये मान ही लेते हैं कि अगर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, तो इससे क्या होगा कि इसमें रखा हुआ है, तो चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो बाहर निकलेगा। तो अगर इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा और हमने एक थ्री डायमेंशनल बॉडी मानी है, तो इस थ्री डायमेंशनल बॉडी से के हर एक सरफेस से, मान लो ये क्यूब है तो 6 सरफेस से, अगर मैंने स्फेयर माना होता तो उसके स्फेरिकल सरफेस से किसी भी, मतलब चाहे जो भी सरफेस हो उससे फ्लक्स निकलेगा। तो किसी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ई डॉट डी एस होता है। ये फ्लक्स से एसोसिएटेड फॉर्मूला यही होता है, इतना फ्लक्स इसके सरफेस से निकलेगा। और अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात करूँगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ से निकल रहा है इस सरफेस से, गॉस थ्योरम की अकॉर्डिंग ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। आपने इसको पढ़ रखा होगा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी इक्वेशन को यूज में ले रहा हूँ मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, और इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे रहा हूँ। लेकिन हमें पता है कि ये क्यू चार्ज इस पूरे सरफेस एरिया को दे रखा है, तो पूरे सरफेस एरिया पर ये बिखरा भी होगा। तो फिर हम यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। पूरे सरफेस एरिया मतलब पूरे अंदर बाहर चारों ओर हमने दे रखा है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही निकलेगा यहाँ पर। तो Q इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू पूरे वॉल्यूम का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूलेट होकर ये आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि Q की जगह पर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारा जो टोटल फ्लक्स आ रहा है E, ये सरफेस का ई डी एस इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, ये आएगा Q की जगह पर ये वैल्यू रख रहे हैं, तो Q की जगह पर ये वैल्यू रख रहे हैं तो आ जाएगा रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगा रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको सही करते हैं हम, तो सही करेंगे तो यहाँ पर डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और रो डी वी आ जाएगा, और ये वॉल्यूम है। एक चीज़ और आप जानते होंगे, वॉल्यूम चार्ज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप जानते होंगे, तो यूज कर लो आप। गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऐसे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस का ds,
इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो वॉल्यूम में, और यहाँ पर क्या लगाने वाले हो आप, डॉट लगाने वाले हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर डीवी लिखने वाले हो आप। क्या लिखने वाले हो, डीवी लिखने वाले हो। और ये जो है ना, ये ई डॉट डी एस इसके बराबर ये है, तो यहाँ इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हो। इस इक्वेशन नंबर क्या मान लूँ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 को आप देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इसमें देखो ध्यान से, 1 देखो कैसे लिखने वाले हैं, v और डाइवर्जेंस ऑफ E और dv इज इक्वल टू 1/ε0 रो dv और इंटू v। अब आप देखो dv और ये इंटीग्रेशन v, हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ρ/ε0। तो दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। इसी को मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। वो कैसे मॉडिफाई करूँगा, देखो ऐसे मॉडिफाई करना है, ε0 इंटू ई और इक्वल टू रो। और हमें पता है कि हम इसको d से लिख सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं होगा, तो ये रो हो जाएगा। और यहाँ पर जो d है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू जो होती है ε0 इंटू ई होती है। तो इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया। और ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, यही है, दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर हम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन ड्राइव करें तो हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। अब मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन अगर आप बोल रहे हो तो पता भी होना चाहिए मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन क्या है। तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0 होता है, यही तो होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, और अच्छा है क्या चीज़, ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल, बहुत ज़्यादा बड़ा ना करके, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, ये आप ऐसे लिख दिया। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है ये, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसको अगर हमें प्रूव करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी क्लोज्ड सरफेस एरिया से जा रहा है तो फिर वो क्या होगा। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो वैसे ही हमें कोई एक बॉडी ले लेनी होगी। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने एक बॉडी ले लिया। अब आपको पता है कि मैग्नेट बाईपोलर होता है, वो सिंगल पोल नहीं होता है, मोनोपोल नहीं होता है। अगर वो मोनोपोल नहीं होता है तो इसके साथ एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट ये है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कह सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं बोल सकते हैं इसको, कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फेस से एंट्री करेगा, ठीक दूसरे फेस से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए, लीव आउट होना चाहिए। ठीक उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे सरफेस से लीव आउट होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस क्या होगा, तो नेट फ्लक्स आपका आंसर होना चाहिए कि 0 होना होगा। तो नेट फ्लक्स फाई बी का क्या होना चाहिए, एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया, तो वो 0 होना चाहिए। और इस फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, वो फ्लक्स की वैल्यू ये कितना होती है, इस सरफेस से अगर एसोसिएटेड है तो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होता है, ये होता है। और अब यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखें, अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि किसी सरफेस को
किसी सरफेस को हम वॉल्यूम में जब बदलते हैं, किसी सरफेस को जब वॉल्यूम में बदलते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है और बी, ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी और इनटू डी वी हो जाता है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानो, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, और इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ आपको क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन में ये मानकर चल रहा हूँ 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, 2 यहाँ पर लिख दो ऐसे, ठीक है। तो 1 और 2 को कंपैरिजन करवा लो आप। तो इस साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, डेल डॉट बी और डी वी, ये लिखा हुआ है, देखो डी वी ये है पूरा ना, और ये v, और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आ गई, कितना, 0 निकल कर आ गया। इसी फॉर्मूले को हम डाइवर्जेंस ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई पेन कहाँ चला गया, डाइवर्जेंस ऑफ बी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस इज मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, बड़ा इजी इक्वेशन था ना, बहुत इजी, छोटा सा था एकदम। बस सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट पता करना था कि जो मैग्नेट होता है वो मोनोपोल नहीं होता है, बाईपोल होता है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक लाइन से एक सरफेस से एंट्री करेगा दूसरे से निकल ही जाएगा उतना से उतना, यानी कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस 0 हो जाएगा। और इसका फार्मूला मैंने लगा दिया, और फार्मूले से फिर मैंने सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाकर, और फिर हमने इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करवा लिया। डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0, दिस इज द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन हमको मिल गया। दो इक्वेशन तो बहुत इजीली हमने प्रूव कर लिया, बहुत मतलब कह सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन ये प्रूव हो ही गया। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन के ऊपर, जो कि अब हेडिंग लगाना है हमको, क्या लिखना है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन पता भी तो होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन है क्या चीज़। तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपको पता होना चाहिए, थर्ड इक्वेशन क्या है। तो थर्ड इक्वेशन देखो, 2 तो डाइवर्जेंस के होते हैं, 2 कर्ल के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ल ऑफ ई लिखोगे और माइनस डेल वी अपॉन क्या लिखोगे, डी टी लिखोगे। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमें इसी को प्रूव करना है, अब इसी को प्रूव करना है। देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला आना चाहिए, जो स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एल होता है। स्मॉल ई इज इक्वल टू ये होता है, यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। कि किसी अगर हम अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू इज दिस, इतना होता है, ठीक है। जहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और एल जो है उस क्लोज्ड सरफेस एरिया का एलिमेंट है, ठीक है। और यही चीज़ एक और फॉर्मूले के इक्वल होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। इन दोनों फार्मूले को अगर आप इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कि पूरे क्लोज सरफेस एरिया का डी एल आप ऐसे निकालें और इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और आप एक चीज़ और भी तो जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस जानते हैं। फाई की वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, तो फाई की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर डी एल इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी और बी डॉट डी एस रखोगे आप, ये रखोगे, यही तो रखना पड़ेगा आपको ना, ये रखना पड़ेगा आपको, ये रखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये मैं भूल ही गया है ना, ये तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ से देखो ये ई और डी एल, ई डी एल ये आप ऐसे करोगे, ये लेंथ का है, और माइनस आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, डी वी अपॉन डी टी करोगे और इंटू डी एस हो जाएगा, टी एस हो जाएगा। देखो इससे कोई एक इक्वेशन मान लो, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको एक चीज़ और पता होगा जो कि क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम लगा लो आप यहाँ, स्टोक्स थ्योरम लगा लो अब। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल को किस में बदलना है, सरफेस में। तो हमें कैसे बदलना होगा, कर्ल लगाना होगा, स्टोक्स कर्ल थ्योरम होता है। तो हमें करना क्या होगा, कर्ल मतलब ये ऐसे कर्ल लगा के ई लिख लो
और फिर यहाँ पर क्या कर लो आप, ds कर लो, क्या कर लो आप, ds कर लो डॉट लगा के, ठीक है। और या फिर आप इसी को आप, चलो मैं बाद में कर लूँगा, देखो जैसे ये इसको आप ऐसे भी लिख लेते हो, कर्ल ऑफ ई लिख लेते हो, बाद में हम कर लेंगे इसको। इस इक्वेशन को 2 मान लो, इक्वेशन 1 और 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखो तो एक साइड क्या है, दोनों इक्वेशन की इक्वल हैं, दूसरे साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस dv/dt डॉट ds, यहाँ पर वेक्टर लगाते रहना, मुझसे अगर कहीं छूट जाए तो आप समझ जाना कि वेक्टर है वहाँ। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, s, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा डॉट ds। देखो ds और इंटीग्रेशन, यहाँ भी क्लोज सरफेस का, यहाँ भी क्लोज सरफेस का। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जब हम दोनों साइड का कंपैरिजन करवाएंगे तो del v/del t माइनस इज इक्वल टू del क्रॉस e आ जाएगा। तो दिस इज द फैराडे थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फैराडे का ये थर्ड इक्वेशन मिल गया हमें। और ये हम कुछ अगर ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कैसे, ये ऐसे लिख सकते हैं, माइनस del v/del t। हमने आपको बताया कि इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस dv/dt भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दिस इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड, दिस इज मैक्सवेल, क्या है ये, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर एक ये जो सरफेस है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला, इस फार्मूले के साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, माइनस यहाँ लगा लेते हैं। दिस इक्वेशन इज वैलिड, ये इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, याद रखना, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी आर्बिट्ररी सरफेस। इस इक्वेशन के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि ये जो इक्वेशन है किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है। सरफेस हो वो चाहे कॉनिकल हो, चाहे वो स्फेयर हो, स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल सरफेस हो, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का सरफेस हो, हर एक सरफेस के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। तो अगर ये वैलिड है तो क्यों वैलिड है, इसके पीछे भी लॉजिक होगा, तो वो लॉजिक भी लिख लेते हैं। हैंस बोथ द वेक्टर्स इन द इंटेग्रल मस्ट बी इक्वल एट ईच पॉइंट। इसी वजह से किसी भी सरफेस के लिए दिस इक्वेशन इज वैलिड इन एवरी काइंड ऑफ सरफेस के लिए। और ये दिस इज अ इक्वेशन मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये अब हमारे पास चैलेंज जो है वो नेक्स्ट चैलेंज है, और वो है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। तो हम फोर्थ इक्वेशन की ओर मूव करते हैं। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, ठीक। अब मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन अगर हम है हमारे पास, तो देखते हैं कि एम्पियर का जो इक्वेशन है वो क्या था। और पहले तो हम एम्पियर का इक्वेशन ही लिख लेते हैं। वो एम्पियर का इक्वेशन ये था कि हम किसी सरफेस का लाइन इंटीग्रल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड अगर है वो, तो म्यू नॉट आई। इसी को करेक्ट किया था, कौन करेक्ट किया था, मैक्सवेल सर ने। और उन्होंने बताया था कि बी डॉट डी एल को आप ऐसे लिखो, म्यू नॉट और आई सी प्लस आई टी, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसी को मैक्सवेल सर ने थोड़ा सा एडवांस वर्जन में कैसे लिखा कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू, ऐसे देखो, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ऐसे लिखा उन्होंने। इसी को मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बोला जाता है और इसी को हमें प्रूव भी करना है। चलो, अगर इसको प्रूव करना है तो करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एम्पियर का सर्किट लॉ मालूम होना चाहिए। तो एम्पियर का सर्किट लॉ वी डॉट प्रूफ कर रहे हैं इसको, ठीक है, प्रूवमेंट, ठीक। तो वी डॉट और डी एल
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होना चाहिए यहाँ पर। और अगर आई है तो आई को आप कुछ और भी लिख सकते हो, आई को लिख सकते हो करंट डेंसिटी के टर्म में। जब करंट डेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो जे डॉट डी एस लिखना पड़ेगा। यानी कि मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, म्यू नॉट और सरफेस और यहाँ पर हो जाएगा जे डॉट डी एस हो जाएगा, ये ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि इस वाले टर्म में अगर हम स्टोक्स कर्ल थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लाइन है तो ये सरफेस में बदल गया और यहाँ पर कर्ल इंटू बी हो जाएगा और इंटू डी एस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में हमको पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है 1 में पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो डेल क्रॉस बी मिल जाएगा हमको डॉट डी एस इंटीग्रेशन सरफेस का हो जाएगा और इक्वल टू म्यू नॉट एस और जे डॉट डी एस, ये हमको मिल जाएगा। दोनों साइड का कंपैरिजन करवा लो, कंपैरिजन करवाओगे तो ये आपको ऐसे कुछ मिलेगा, यहाँ म्यू नॉट जे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट जे मिल जाएगा। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे मिल गया है आपको। और एक चीज़ आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है आपके पास कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको ये भी पता है कि आप ये एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक स्टेडी करंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो और एक वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वायरिंग के लिए तो ये आएगा, स्टडी के लिए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टडी करंट के लिए अगर देखें तो स्टडी करंट के लिए ए है ये, तो डेल रो अपॉन डेल टी कर लेंगे और ये 0 हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ जे जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताते चलूँ कि दिस इज द जो ये प्रूवमेंट है, ये प्रूवमेंट एम्पियर की सर्किटल लॉ से आया और एम्पियर सर्किटल लॉ करेक्टेड नहीं है, उसमें कुछ मिसमैनेजिंग है। क्योंकि आपको जब डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था तो ये बताया था कि मैग्नेटिक नीडल दो जो प्लेट है उनके बीच में डिफ्रैक्शन दे रहा है जबकि सर्किट ब्रेक है, तो वहाँ पर जो कंडक्शन करंट है उसकी जगह पर एक नया करंट लिया था जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो यहाँ पर इस रूल में, इस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ गई। और यहाँ पर अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ तो वो मॉडिफिकेशन हमको कैसे करना पड़ेगा कि डेल क्रॉस बी और इज इक्वल टू म्यू नॉट और जे की जगह पर इकलौता जे ना लेकर मैं जे और प्लस जे डी लेना पड़ेगा। जैसे आई सी लेते थे, आई सी की करस्पॉन्डिंग जे ले रहे हैं और आई डी की करस्पॉन्डिंग जे डी ले रहे हैं। और इसको हम कर्ल ऑफ बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ बी भी लिख सकते हैं। आपको एक बात और बता दें कि जब आप यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालने वाले हैं आप? जब यहाँ से आप कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लगाने वाले हैं, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे, और जे किसके लिए आप लगाने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए। जैसे जे है ना, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के लिए। और अगर ये 0 हो रहा है, अगर ये 0 हो रहा है मतलब ये 0 हो रहा है तो ये भी 0 होगा, ये कहने का मतलब। और अगर ये 0 नहीं हो रहा है, मान लो कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऐसे ही लगा दिया आपने, डाइवर्जेंस ऑफ ऐसे जे डी लगा दिया आपने, ऐसे लगा दिया, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ जे के बराबर होगा और ये डी रो अपॉन डी टी के बराबर होगा। ये माइनस चाहे आप यहाँ लगा लो, चाहे आप यहाँ लगा लो, चाहे जहाँ भी आप लगा लो, ये आप ऐसे यहाँ पर हमने जहाँ पर लिखा था कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल, ये देखो यहाँ पर देखो, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी, यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। कहाँ लगा दिया मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को लिख कैसे सकते हो आप? इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? तो इस इक्वेशन को डेल डॉट डी और इक्वल टू रो लिख सकते हो। यानी कि डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी जो है
देखो यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, हमने कहा ना इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, तो डेल अपॉन डेल टी, और रो की जगह पर हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है ये डेल डॉट डॉट है ये, और डी लिखना है, ये लिखना है हमको, ठीक है, ये वैल्यू लिख देनी है। अब हमें यहाँ से ये मिल गया। फिर आगे हम फर्दर क्या करने वाले हैं कि इसको एज इट इज़ रखने वाले हैं और डेल डॉट डी अपॉन टी लिखने वाले हैं। ये सब चल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ जे डी के बराबर, ये सब इसी के बराबर चल रहा है। यानी कि ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट डेंसिटी, और डेल डॉट डी डेल डी अपॉन डेल टी, ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे ये जो वैल्यू मिली है इस वैल्यू को सिर्फ पुट करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। देखो कहाँ पुट करना है, देखो ये वैल्यू अब हमको देखो इसी में ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना। अब देखो क्या हमने कहा कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, और जे एज इट इज रहेगा। जे डी की जगह पर क्या लिखना है हमको, जे डी की जगह पर हमें लिखना है, ये लिख लेना है, क्या लिख लेना है, कहाँ गई वैल्यू, ये है वैल्यू, और प्लस जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ये लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से कंपेयर करेंगे ना, तो जे डी इक्वल टू यही तो आएगा, डेल डी अपॉन डेल टी यही तो आएगा। कंपेयर करेंगे, देखो ये डाइवर्जेंस से डाइवर्जेंस कैंसिल हो जाएगा, और जे डी अपॉन डेल टी अपॉन डेल टी यही तो आएगा। तो इस इक्वेशन को जे डी के इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल टी अपॉन डेल डी अपॉन डेल टी मिलेगा। तो कर्ल ऑफ बी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या है ये, हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ से देखो कि डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये, क्योंकि जिस तरीके से ये 0 हो रहा है कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लगा के, ठीक उसी तरीके से जे डी भी 0 हो जाएगा। अब हमने डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाया हमने तो, और फिर यहाँ से हमें रो की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है, क्यों, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे रो डी और क्वांटी, तो डी के अपॉन में डी टी कर लिया हमने, ये कंपैरिजन कर लिया, डाइवर्जेंस से डाइवर्जेंस हट गया, जे डी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल टी हो गया ये। अब यहाँ पर हमने क्या कर दी, करेक्ट कर दी, इस इक्वेशन को करेक्ट कर दिया, कर्ल वी इज इक्वल टू म्यू नॉट, और फिर जे एज इट इज रखा, और जे डी की जगह पर क्या आ गया, डेल डी अपॉन डेल टी आ गया। तो दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन।